हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी ये सीरीज़ में, जहाँ पे हम कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिकोड कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द नेपाल्स प्रोटेस्ट। कि हमने न्यूज़ में देखा कि नेपाल में किस तरीके से सोशल मीडिया बैन किया गया। उसके बाद में यूथ ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया एंड वहाँ से एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, सरकार गिरा दी, नई सरकार भी आ गई। तो ये सभी स्टोरी में हमने कई सारी चीज़ें समझी कि यूथ का कुछ कहना है कि भाई हमने करप्शन हटाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया। सरकार का कुछ कहना है कि हमने इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोशल मीडिया बैन किया। बट आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि सोशल मीडिया कंपनी के साइड से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो दैट मीन्स कि ये वीडियो में वी विल नॉट बी डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ नेपाल प्रोटेस्ट। हम उल्टा ही डिस्कस करेंगे द स्टोरी ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया किस तरीके से एक प्रोटेस्ट को कितना पावरफुल बना सकता है, कितना एम्पलीफाइड बना सकता है, और उससे एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी लाइक नेपाल, वहाँ पे सोशल मीडिया इतना पावरफुल है और इतना डेंजरस है। ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो में हम ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। बट कॉन्टेक्स्ट से पहले हम देख लेते हैं ये हमारा एग्जाम रिलेवेंस क्या है। तो ये GS2, एक्चुअली ये GS1 2 3 4 चारों में काफ़ी ज़्यादा इसका इम्प्लीकेशन है, अलग अलग तरीके से। कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हम GS2 की बात करते हैं तो वहाँ पे गवर्नेंस एंड IR पे सवाल आता है, दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था या गवर्नमेंट ने उसको इंटरवीन किया, तो उसके रिगार्डिंग सवाल आता है। फिर है रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट इन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल रहता है। फिर इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन, कि जो चाइना में अभी अनरेस्ट हुआ है, वहाँ पे सरकार चेंज हो गई है, नया प्रधानमंत्री आ गया है, तो उससे इंडिया और चाइना के रिलेशंस में क्या चेंज आ सकता है। GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंटरनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में ये हमारे सिलेबस का पार्ट आता है। लाइक इंटरनल सिक्योरिटी में ये है कि रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट इन इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट रेगुलेशन, और एक सिक्योरिटी पैराडॉक्स है कि ब्लैंकेट बैन वर्सेस स्टेबिलिटी। यानी कि ये नेपाल में इशू क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि ब्लैंकेट बैन कर दिया, यानी कि हर एक साइट को बैन कर दिया, 26 साइट को एक साथ बैन कर दिया। सो दैट इज़ अ ब्लैंकेट बैन। तो वहाँ से ये और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो गया, मतलब उसी के चलते ये प्रोटेस्ट वायलेंस में आ गया था। फिर GS पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सोसाइटी में है, ये एक सेकेंडरी लिंक हम बता सकते हैं कि रोल ऑफ यूथ क्या है मोबिलाइजेशन। क्योंकि ये जो भी हुआ सोशल मीडिया में, हमने देखा कि यूथ ने लोगों को मोबिलाइज किया, जेंजीज ने लोगों को मोबिलाइज किया, फिर वो प्रोटेस्ट किया एंड फिर सरकार गिरा दी और सरकार चेंज हो गई। ठीक है। फिर हम देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल इंटरकनेक्टेडनेस। तो ये सभी चीज़ों से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये GS4 से भी आएगा एज अ केस स्टडी, कि ये केस स्टडी क्या है, राइट। तो वो केस स्टडी हम समझते हैं एक्चुअली। तो कंटेक्स्ट समझते हैं दैट व्हाई नेपाल एंड व्हाई नाउ, कि क्यों नेपाल है और क्यों अभी ये चीज़ किया गया है। तो नेपाल का हम कह सकते हैं कि क्यों नेपाल, बिकॉज यहाँ पे जो इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल रही है। कि पहले यहाँ पे मोनार्की थी, मोनार्की के बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही बना तो लोकतंत्र आया, तो वहाँ पे करप्शन बढ़ता गया, सरकार बदली, सरकार गिरी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। फिर अब जाके सरकार को एक्सपोज किया सोशल मीडिया पे, तो ये एक बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट ऑफ इकोनॉमी था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहले से हो ही चल रही थी। फिर सोशल मीडिया अगर हम देखते हैं तो वो एक टूल है ऑफ यूथ मोबिलाइजेशन, की आज के टाइम में हर लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना चाहते हैं, हर लोग सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। कि अगर एक्टिव लोग हर जगह पे, जो बहुत सारी जगह पे एक्टिव लोग एक जगह पे देखेंगे, वहां पे आप अपनी वीडियोस डालोगे, तो यू विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल। तो उसी से तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। वाई? बिकॉज दे हैव द टूल टू मोबिलाइज यूथ, कि वो लोगों को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो हुआ क्या कि सितंबर 2025 में एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया 26 प्लेटफॉर्म्स पे, उससे प्रोटेस्ट हो गया। एंड फिर वहाँ पे सवाल उठे, जो ग्लोबल क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो रहा है कि क्या स्टेट कंट्रोल इज बिगर देन डिजिटल राइट्स,
कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, लाइक इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहाँ पे मेरा डिजिटल राइट इज़ माई फंडामेंटल राइट। बट सरकार कह रही है कि पब्लिक का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें स्टेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन में बैलेंस लाना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं कि ये इवेंट ट्रिगर कैसे हुआ था। ट्रिगर सिंपल ही था कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक साथ बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि सिटीजन सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे थे टू एक्सपोज गवर्नमेंट करप्शन। कि जो गवर्नमेंट करप्शन है, गवर्नमेंट स्कैंडल्स है, ट्रेंड है, ये सब वायरल कर रहे थे, हैशटैग्स वायरल हो रहे थे, ट्रेंड मतलब स्कैंडल्स वायरल हो चुके थे। तो वहाँ पे सरकार ने रिस्पॉन्ड किया, द केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट, उन्होंने एक स्वीपिंग बैन लगा दिया। स्वीपिंग बैन में 26 प्लेटफॉर्म्स एक साथ ब्लॉक कर दिए, लाइक फेसबुक, एक्स, टिकटॉक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। और वहाँ पे जस्टिफिकेशन क्या दिया कि ये नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमने किया है। बट ये बैन करने के बाद पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, नेशनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो गई, नेशन की वो गवर्नमेंट ही गिर गई। तो रियलिटी क्या हुई कि यहाँ पे अटेम्प्ट क्या किया जा रहा था कि जो क्रिटिसिज्म है उसको साइलेंस करने की कोशिश की जा रही थी सरकार के द्वारा। बट ये जब ब्लैंकेट बैन हुआ तो ये पूरा बैकफायर हो गया और वो सरकार ही चली गई। अब नई सरकार आ गई है। तो दीज वर द कॉन्टेक्स्ट कि जो नेपाल में हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक सोशल मीडिया का रोल समझते हैं, दैट सोशल मीडिया कंपनी का क्या रोल रहा है इसके अंदर। कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि जेंजीज ने कहा कि वो करप्शन को हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पे हैशटैग्स किया था। सरकार ने कहा कि हम नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, इसलिए हमने सोशल मीडिया को बैन किया। बट वहाँ पे सोशल मीडिया ने इट रिमेन साइलेंट, क्योंकि सोशल मीडिया ने कुछ ऐसा साइड नहीं लिया। उन्होंने एक जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया कि डिजिटल राइट्स होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया नेपाली यूथ को, जिसके लिए यूथ लड़ रहे हैं। यूथ लड़ किसके लिए थे? यानी कि ये स्टार्ट किससे हुआ था कि सोशल मीडिया बैन हो गया, तो यूथ उसके लिए लड़ना स्टार्ट किए थे। करप्शन तो बहुत सालों से चल रहा था, करप्शन वॉज नॉट न्यू थिंग। करप्शन तो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। बट अभी सोशल मीडिया बैन करते ही लड़े, बट सोशल मीडिया ने उस पर कोई स्टांस ही नहीं लिया। राइट, हम इसके आगे एक केस स्टडी भी देखेंगे कि रशिया में जब 2018 में टेलीग्राम को बैन किया गया था, तो टेलीग्राम ने उस चीज़ को रेजिस्ट किया था। टेलीग्राम ने इन्वेजन स्टार्ट कर दिया था, सिक्योरिटी इन्वेजन होने लग गया था रशिया में फॉर द सपोर्ट ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे परसेप्शन क्या डेवलप हो रहा है? परसेप्शन ये डेवलप हो रहा है कि जब नेपाल में ये चीज हुई, सोशल मीडिया बैन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंस हुआ, सरकार गिर गई, अब सोशल मीडिया वापस आने लग गया है, तो उसके अंदर बिग टेक कंपनीज ने कोई अपना स्टेटमेंट ही नहीं दिया। देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट टिल नाउ। तो ये क्या बता रहा है कि जो बिग टेक कंपनीज है वो सिर्फ मार्केट्स को प्रायोरिटाइज कर दिए, कोई भी यूजर को नहीं। अब वो नेपाली यूजर हो, इंडियन यूजर हो या अफ्रीकन यूजर हो, उनके लिए ये सब यूजर एक मार्केट है। तो उनका फोकस क्या है? इज ओनली प्रॉफिट, नॉट पीपल। पीपल उनका फोकस ही नहीं है, फोकस क्या उनका? प्रॉफिट है। तो अगर हम नेपाली सिटीजन्स की बात करें, तो नेपाली सिटीजन्स एक उस समय के सिचुएशन पे खड़े हैं कि उनको उनकी सरकार ने अबेंडन किया, और जो जिस प्लेटफॉर्म्स के लिए वो लड़ रहे थे उसने भी अबेंडन कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेप्शन है, एज अ यूथ हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सोशल मीडिया इज़ अ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। ये सिर्फ और सिर्फ क्यों है मार्केट में? टू अर्न प्रॉफिट। ये हमें एंटरटेन नहीं करना चाहता, वो हमसे पैसा ही कमाना चाहता है। अगर हमारे वजह से उसका एंटरटेनमेंट खराब होगा तो उसको हमारी पड़ी नहीं है। ये चीज़ है। ठीक है, अगर हम इसका देखते हैं कि पैटर्न देखते हैं, आई मीन बियॉन्ड नेपाल, कि नेपाल के अलावा ये और भी कहाँ पे है, तो एक ग्लोबल प्रेसिडेंट्स अगर हम देखते हैं, तो रशिया में हमने देखा 2018 में जब टेलीग्राम बैन हुआ था, तो टेलीग्राम ने रेसिस्ट किया था और उससे पब्लिक ट्रस्ट और ज़्यादा गेन किया गया था। ठीक है, फिर म्यांमार 2021 में क्या किया था? इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया था, यानी कि इंटरनेट बैन किया था। सोशल मीडिया एप्स ब्लॉक नहीं किए थे, इंटरनेट बैन किया था, ताकि जो डिसेंट है उसको सप्रेस किया जाए। सिमिलरली श्रीलंका में देखा जाए तो 2019 में सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया था आफ्टर ईस्टर बॉम्बिंग। बोला कि सिक्योरिटी प्रिटेक्स्ट की वजह से किया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सब में कॉमन चीज क्या लगी हमें? द कॉमन चीज जो हमें यहाँ पे समझ आई कि स्टेट सिक्योरिटी बोल के या तो इंटरनेट बंद कर रहे हैं या सोशल मीडिया को बंद कर रहे हैं।
ठीक है, बट यहाँ पे गोल क्या है, इज कंट्रोल ओवर डिसेंट, यानी कि जो लोग आपत्ति जता रहे हैं, जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए सिचुएशन कि सोशल मीडिया का यूज क्या था, सोशल मीडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब सोशल मीडिया नया नया आया था, आई स्टिल रिमेंबर ऑर्कुट और फेसबुक जब नए नए आए थे, तो उसमें क्या था कि वी विल बी सोशलाइजिंग अवर सेल्फ विद द पीपल, कि हमें अकेला फील नहीं होगा, हम लोगों से बात कर पाएंगे, हम लोगों से फ़ोन पे बात करेंगे, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम लोगों से बात करके उनसे मिलने जा सकते हैं। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, टू सोशलाइज अवर सेल्फ, इसलिए तो उसको सोशल मीडिया कहा जा रहा है। बट अब क्या हो रहा है, अब वो सोशल मीडिया को दो पर्पज से यूज़ किया जा रहा है। एक पर्पज क्या है कि नेपाली में सिटीजन्स अपना वॉइस उठाया कि भाई हमारी सरकार करप्शन कर रही है, हमारी सरकार स्कैंडल कर रही है, और दूसरी साइड से वो सरकार ने उनके ऊपर कंट्रोल कर दिया बाय ब्लॉकिंग दिस सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का यूज क्या हो रहा है, कंट्रोल ओवर डिसेंट। तो दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्टिव था सोशल मीडिया का वही चेंज हो चुका है। इट्स अ न्यू काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि जो हमने बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल राइट्स वर्सेस स्टेट सोवरेनिटी, कि डिजिटल राइट्स क्या है कि वो कि मैं कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन गेन कर सकता हूं और मैं वो एक्सप्रेस भी कर सकता हूं। तो दैट इज माय डिजिटल राइट्स, कि मेरे को कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी है और कोई चीज़ मेरे को गेन करनी है। फिर स्टेट सोवरेनिटी क्या होती है कि एक अथॉरिटी है कि आप इंटरनेट को कंट्रोल कर सको विद इन योर बॉर्डर्स, कि इंडिया के अंदर जो भी इंटरनेट चल रहा है, इंडिया के अंदर जो भी सोशल मीडिया है, उसको कंट्रोल कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट। सो दैट इज द स्टेट सोवरेनिटी। फिर इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर क्लैश हो रहा है, इसके अंदर क्लैश हो रहा है दैट हु डिसाइड्स व्हाट सिटीजंस कैन सी और से, कि हमें क्या देखना है, मेरे सोशल मीडिया के पेज पे क्या आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? क्या मैं डिसाइड करूंगा, या सरकार डिसाइड करेगी, या सोशल मीडिया की कंपनी डिसाइड करेगी? तो ये एक बहुत बड़ा क्लैश है। ठीक है, नेपाल का केस हमें यही बता रहा है कि ये एक ग्लोबल डिबेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो चैलेंज यही है कि हमें फ्रीडम और सिक्योरिटी को बैलेंस करना। सो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग इन द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो चुका है। मतलब नेपाल का केस देख के लग रहा है कि सरकार गिरा दी। इट इज़ लाइक एन अरब स्प्रिंग, कि एक अरब स्प्रिंग आई गई थी जिसने सरकारें गिराई थी, वैसे ही ये एक अरब स्प्रिंग तरीके से है कि ये सरकार गिराती है। ठीक है, तो इसका सिटीजन्स पे क्या इम्पैक्ट होता है कि जैसे ही अगर आप कट ऑफ करते हो, आप सोशल मीडिया हटा देते हो, तो हम सोशल मीडिया से अभी इतना ज़्यादा अटैच है, हम इतना ज़्यादा यूज टू है कि अगर आप मेरे से सोशल मीडिया खींच लोगे तो मेरे को तुरंत ही आइसोलेशन फील होगा, आई विल बी फील लोनली, अकेलापन फील होगा, कि मैं न्यूज़ से कट हो जाऊंगा, मेरा कोई भी नेटवर्क नहीं रहेगा, और जो मेरे लोग बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। राइट, फिर जब सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तो लोग न्यूज़ नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो न्यूज़ कहाँ से आएगी, लोगों के माउथ एडवर्टीजमेंट से आएगी, यानी कि वहाँ से रूमर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो एक इनफॉर्मल चैनल्स होंगे, तो यहाँ से एक मिस इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंटरनेट बंद किया था, क्यों बंद किया था? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। बट अगर ये रूमर ज़्यादा स्प्रेड हो गए, मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड हो गई, तो उससे ये क्लैश बढ़ जाएगा, कि जो इशू था जिसकी वजह से ये बैन किया था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही चीज़ हुई नेपाल में। ठीक है, और फिर आ जाएगा मोबिलाइज, कि लोग एक दूसरे को मोबिलाइज करने लग जाएंगे। राइट, लोग गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि गुस्से में लोग यूनाइटेड हो जाते हैं, दैट माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हुआ। राइट, तो यहाँ से क्या होगा कि लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। अब जब ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और उन पे आपने दबाव डाल दिया, तो वो वायलेंस में कन्वर्ट हो सकता है, जो चीज हुई नेपाल में। ठीक है, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल टॉल क्या है कि अगर आपसे इंटरनेट ले लिया जाता है तो यू विल फील अबेंडेंड, कि आप एक यूथ अबेंडेंड फील करता है कि गवर्नमेंट ने भी हमें अबेंडेंड कर दिया और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसने भी हमें अबेंडेंड कर दिया। तो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑन सिटीजन्स जो मेजरली आता है। तो यहाँ से एक हम कह सकते हैं कि यूथ इग्नाइट हो चुका था। ठीक है, अगर हम कंपैरेटिव केस स्टडी करते हैं तो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था,
तो यहाँ पे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन किया गया था, यानी कि काफ़ी समय तक लॉन्गेस्ट इंटरनेट ही यूज़ नहीं कर सकते थे जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ से कई सारे लोगों ने सिक्योरिटी वर्सेस राइट्स का डिबेट भी किया, बट वो न्यूज़ दब गई। ठीक है, अब उसका कोई बात ही नहीं कर रहा है। फिर श्रीलंका 2019 में हमने देखा कि जो सोशल मीडिया ब्लैकआउट किया गया था आफ्टर ईस्टर अटैक, तो वहाँ पे भी जो क्रिटिक्स थे उनको साइलेंस करने के लिए कहा गया था। फिर जो अरब स्प्रिंग आया था 2011 में, एक्चुअली दिस वाज द स्टार्ट। यहाँ से सोशल मीडिया का डेफिनेशन ही चेंज हो गया था। मतलब यहाँ से हमें पता चला था कि सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं टू मोबिलाइज पीपल, टू टॉपल रिजीम्स, की रिजीम्स को गिरा सकते हैं, हम लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल स्टार्टेड आफ्टर वी अंडरस्टूड अरब स्प्रिंग। जब अरब स्प्रिंग आया 2011 में, तब ये चीज हमें पता चला। तो यहाँ पे कॉमन लेसन क्या हो रहा है कि जो सोशल मीडिया है वो एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, यानी कि ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पे सिटीजन क्रिटिसाइज करके सरकार को गिरा सकती है, या सरकार कंट्रोल करके रेगुलेशन कर सकती है, यानी कि वो डिसाइड कर सकती है कि एक सिटीजन क्या देखेगा, क्या नहीं देखेगा, और कब देखेगा, कब नहीं देखेगा। तो वो चीज़ आ जा रही है स्टेट्स एंड सिटीजन्स के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि एक कंपैरेटिव केस स्टडी आ गई है। ठीक है, फिर इसका रेगुलेशन डिबेट अगर देखें तो ग्लोबल वर्सेस लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल में ये देखा जाए कि क्या इंटरनेट यानी कि सोशल मीडिया इज अ ग्लोबलाइज थिंग, राइट? कि ऐसे हमें सिर्फ इंडिया की चीज़ें नहीं दिखती, हमें इंडिया के बाहर की चीज़ें भी दिखती है। तो यहाँ पे ये रहता है कि जो स्टेट डिमांड है वो कंप्लायंस डिमांड करता है विद इन दी बॉर्डर्स, कि जो हमारे बॉर्डर्स में चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। वेरएज ग्लोबल स्टैंडर्ड देखे जाए तो यूनाइटेड नेशन जो है, जो टेक ग्रुप है, वो पुश करते हैं कि डिजिटल राइट्स होने चाहिए, कि लोगों को जो दिख रहा है वो देखने दीजिए, राइट? सो दैट इज द डेमोक्रेटिक थिंग, राइट? तो ये प्लेटफॉर्म्स यूजुअली ये दो के बीच में फंसा हुआ है कि क्या ये प्लेटफॉर्म को प्रॉफिट ध्यान रखना चाहिए या ये प्लेटफॉर्म को प्रिंसिपल्स ध्यान रखने चाहिए। सो दीज आर वेरी सेपरेट थिंग। वेरएज नेपाल का केस देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी क्लियर रूल्स नहीं था। जो बैन थे वो एक एडहॉक बैन था, और वो एक पैसिव कॉरपोरेट रिस्पॉन्स किया था हमने, एंड येट वो वायलेंस में बदल गया और सरकार ही गिर गई। सो इट्स टोटली डिफरेंट इन नाउ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है, क्या इंटरनेट रूल्स भी ग्लोबल और स्टेट ड्रिवन, कि जो इंटरनेट रूल्स बना रहे हैं वो ग्लोबल होना चाहिए या एक वो पर्टिकुलर स्टेट से स्टिक रहना चाहिए? तो ये है। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो गवर्नमेंट क्या कंसिडर करता है कि वो एक्चुअली सोशल मीडिया से डरता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया से मास को मोबिलाइज कर सकते हैं हम, कि एक मैसेज मैंने किया पूरा मास मोबिलाइज हो गया। एक हिंदू मैसेज किया, एक मुस्लिम मैसेज किया, एक कास्ट मैसेज किया, तो वो मास मोबिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस, राइट? इसके अलावा यहाँ पे रिस्क क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, ठीक है? रूमर बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, उससे वायलेंस बहुत जल्दी होता है, और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इसके अंदर बढ़ जाता है, यानी कि चाइनीज इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, ठीक है? एंड जो भी ब्लैंकेट बैन करते हैं उससे इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है, उससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, उससे इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। नेपाल वाले केस से पूरा हमें क्लियर हो गया, ठीक है? तो नेपाल शो क्या कर रहा है कि जो क्रैकडाउन है वो बैकफायर्ड हो गया, ठीक है? उन्होंने इंस्टेबिलिटी सॉल्व करने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था, बट वो बैकफायर्ड होके वो और ज़्यादा इंस्टेबल बना दिया। सो लेसन यही है, ओवर रेगुलेशन अगर होता है तो उससे सिक्योरिटी पैराडॉक्स डेवलप होता है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी और एक इंटरनल स्टेबिलिटी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रही है। ओके, अरे ठीक है। यस, फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया। तो फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया अगर हम देखते हैं हमारे पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया का क्या है, तो एक्चुअली ये और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अभी हमने देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लाइक व्हाट्सएप पे इनक्रिप्टेड चैट्स आने लग गई है, ठीक है? तो ये इनक्रिप्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे इंक्रिप्शन होता जा रहा है, ये और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होता जा रहा है, ये सेंट्रलाइज नहीं रहा, ये स्प्रेड होता जा रहा है। और गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है कि वो डिजिटल सोवरेनिटी के लिए और स्ट्रिक्ट लॉज लेके आई है, कि ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, लोगों का
डिजिटल राइट्स गवर्नमेंट डिसाइड करनी चाहिए, ठीक है। और सोशल मीडिया जो है ये बोथ, ये एज अ प्रोटेस्ट का टूल भी लोग यूज़ कर रहे हैं और एज अ स्टेट सर्विलियंस भी यूज़ हो रहा है, यानी कि इसका दोनों यूज़ हो रहा है। अल्टीमेट इसका यूज़ क्या था? सोशलाइजेशन, वो तो साइडलाइन हो चुका है। अब क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट टूल है, स्टेट सर्विलेंस है, बिजनेस मॉडल है, ये उस तरीके से हो रहा है। और सबसे डेंजरस आ रहा है अब एआई। एआई बहुत डेंजरस आ रहा है, यानी कि हाल ही में ट्रेंड आ रहा है जेमिनाई में फोटोज एडिट कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ भी हो रहा है। आप विराट कोहली के साथ फोटो डाल सकते हो, आप अनुष्का शर्मा के साथ फोटो डाल सकते हो। दिस इज़ वेरी डेंजर। जस्ट जस्ट इमेजिन ए सिचुएशन कि मेरी ये फोटो जो है, ये वीडियो, उसमें से कोई स्क्रीनशॉट ले लेगा और वो फोटो जेमिनाई पे डाल देगा और उसमें कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल देगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, एंड वो फोटो लुक सो रियलिस्टिक कि सच में ऐसा लगेगा कि मैं यही कर ही रहा था। उससे लॉस किसका हुआ? मेरा लॉस हुआ। सो दिस इज़ वेरी रिस्की, राइट। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो रिस्क ऑफ बायस एंड कंट्रोल इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड जो नेपाल लाइक फ्लैश पॉइंट्स हुए हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि जो फ्रेजाइल इकोनॉमीज है ये वहाँ पे और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो दिस इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज लेसन, कि इसके अंदर इंडिया के लिए क्या लेसन है। तो इंडिया का लेसन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल मीडिया मार्केट है, हाईएस्ट स्टेक्स है यहाँ पे, इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में कई सारे रीजन है जहाँ पे अनसर्टेनिटीज चल रही है, जहाँ पे वायलेंस है, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी चल रही है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर में तो अब इतना नहीं रहा, बट मणिपुर में अभी हाल ही में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कई सारी जगहों पे चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा पास्ट में सरकार ने कई सारी बार इंटरनेट शटडाउन्स भी किए हैं, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, फार्मर प्रोटेस्ट में, एक्सेट्रा। बट यहाँ पे रिस्क क्या है कि ब्लैंकेट बैन करोगे तो वहाँ से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा और सरकार गिर जाएगी। तो अब ब्लैंकेट बैन अब तो नहीं होगा, ठीक है। तो नीड क्या है यहाँ पे? ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन करना है और डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो हमें एक बैलेंस बनाना है जो इंटरनल सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी दोनों का तालमेल बना के रखेगा। तो दैट इज़ इंडियाज लेसन, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो नेपाल का क्राइसिस है, वहां से हमें पता चला है डिजिटल राइट जो है इट्स अ कोर ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत ही कोर है, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी रिकग्नाइज कर चुका है पहले से ही। अब ब्लैंकेट बैन करने से इश्यू और ज़्यादा बढ़ेगा, उससे सॉल्व नहीं होगा। और जो प्लेटफॉर्म्स है दे मस्ट एक्ट बियॉन्ड स्टेटमेंट्स, कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देयर इज़ अ नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। एंड जो ग्लोबल नॉर्म्स प्लस लोकल सेंसिटिविटी, वहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच लाने की ज़रूरत है। कि ग्लोबल नॉर्म में क्या बोल रहे हैं? डिजिटल राइट्स बहुत होने चाहिए। स्टेट नॉर्म्स क्या बोल रहे हैं? कि हमारे पास ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम इनको कंट्रोल कर सकें। तो इसका बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड हम ये कह सकते हैं कि हमें स्मार्टली रेगुलेट करना पड़ेगा, हमें राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मेंटेन आवर ट्रस्ट, राइट। तो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स जो हमें इसका रहेगा। तो आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।